हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में जो है हम लोग उत्तर भारत का इतिहास लगभग पढ़ चुके हैं और उत्तर भारत के इतिहास को पढ़ने के बाद जो है हम लोग दक्षिण भारत की ओर बढ़ चले हैं। दक्षिण भारत में भी लगभग हमने जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चेर और जो इस यानी दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है लगभग हमने उन सब से संबंधित बातें कर ली है। उन सब से संबंधित जो राजवंश है, उनके जो शासक है, जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो लगभग जो हमने वो सब यानी सारे चैप्टर हमने लगभग ख़त्म कर रखा है। अब जो है हम लोग स्पेशली चोल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और यह दक्षिण भारत का लगभग अंतिम वंश कह लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग यानी एक कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री यानी जो उत्तर भारत का जो इतिहास है इससे हम लोग मध्यकालीन भारत की ओर चल पड़ेंगे। तो चोल साम्राज्य के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे संबंधित एक क्लास यानी हो चुके हैं जिसमें हमने जो है चोल काल के विभिन्न शासकों के बारे में पढ़ा था, उनसे संबंधित जो कार्य उन्होंने किए थे, जो जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने उन सब के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आज स्पेशली जो हम लोग इस चोल कालीन जो ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग आज जो है स्पेशली चोल प्रशासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मीन्स चोल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर चोल साम्राज्य से पूछे जाते हैं प्रश्न, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है चोल काल में चोलकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में भी जो स्थानीय स्वशासन है, जो स्थानीय स्वशासन की नींव जो है इसी काल में पड़ती है। जो स्थानीय स्वशासन आज भी हमारे भारत के गाँव में देखने को मिलती है, तो उसकी जो नींव है इस चोलकालीन प्रशासन में ही पड़ती है। तो आइए हम लोग जो चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो है यानी चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह राजतंत्रात्मक थी, यानी कि यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यानी शासन का जो प्रधान है, हेड है, वह राजा होता था और राजा भी जो है राजा आनुवंशिकता के आधार पर उसका चुनाव किया जाता था। यानी कि पिता का जो उत्तराधिकारी है उसका पुत्र माना जाता था, यानी कि राज परिवार का ही कोई सदस्य जो है वह राजा बनता था। तो यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी और यह आनुवंशिकता के आधार पर थी। दोस्तों, इस काल तक हमने दक्षिण भारत में देखा कि सभी जो शासक थे, सभी जो राजा थे, जो भी राजवंश थे, सभी में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही चल रही थी। यानी कि इस काल तक जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो हमने 16 महाजनपद काल में देखी थी कि वैशाली, वज्जी जो है ये सब जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ थी। तो उसके बाद भी कुछ सालों तक जो है ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती है, किंतु इस काल तक आते आते जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लगभग जो है अपने समाप्ति की ओर रहती है। तो यहाँ पर भी है जितने भी हमने दक्षिण भारत के इतिहास के राजवंशों के बारे में पढ़ा पिछले क्लासेस में, तो हमने देखे थे कि वो वहाँ सभी जो है सभी जगह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही थी। तो कुल मिलाकर यहाँ भी जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही थी। हाँ, लेकिन चोलकालीन प्रशासन में जो शासक था, राजा था, वह निरंकुश नहीं था, वह अत्याचारी नहीं था। वह शासन व्यवस्था को यानी कि अच्छे से चलाता था। उसके यानी चोलकाल में कहीं भी जो है अत्याचार या प्रताड़ना के जो इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ का जो शासक था या राजा था यह निरंकुश नहीं था, अत्याचारी नहीं था और यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक थी और राजा जो है आनुवंशिकता के आधार पर उसका चयन किया जाता था। तो ये शासन यहाँ की शासन व्यवस्था से संबंधित बात थी। आगे जो है यानी राजा जो प्रशासन का हेड होता था, शासन प्रशासन का जो मुख्य स्तंभ कहिए वह राजा होता था। राजा के शासन प्रशासन में मदद के लिए जो है एक मंत्री परिषद गठित की जाती थी। यानी हमने मौर्य काल में भी, गुप्त काल में भी देखा था कि राजा की मदद के लिए उसके शासन प्रशासन में सहायता के लिए जो है मंत्री परिषद की
व्यवस्था की जाती थी। तो यहाँ भी जो है राजा की मदद के लिए यानी उसके शासन प्रशासन में हेल्प के लिए जो है मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाती थी। और ये मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री होते थे, जिसमें कि एक ऑल नायकम होता था, यानी कि मंत्री परिषद तो बहुत बड़ी थी लेकिन उतना हम लोग नहीं जानेंगे। जो प्रमुख मंत्री परिषद में जो सदस्य थे उनके बारे में, यानी कुछ मंत्रियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि एक ऑल नायकम जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में ही विशेष करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये ऑल नायकम से प्रश्न पूछे जाते हैं और सिर्फ पीटी ही नहीं, मेंस के लिहाज से भी जो है ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। मेंस में अगर आपको चोल प्रशासन के बारे में लिखने के लिए आएगा तो ये सब चीज़ें आपको इन सब बिंदुओं को लिखना पड़ेगा और इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये ऑल नायकम जो है या इस जो राजा का जो प्रधान सचिव होता था उसे ऑल नायकम कहा जाता था, यानी राजा का जो प्रधान सचिव होता था। आज भी जो हम प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में देखते हैं, यानी सचिव की नियुक्ति होती है, या अन्य मंत्रियों के राज्य में भी जो है सीएम है उनके, यानी अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री है उसके भी सचिव की नियुक्ति होती। तो ये उस प्रकार का पद था, यानी सचिव जो थे ये ऑल नायकम कहलाते थे, यानी राजा का प्रधान सचिव ऑल नायकम कहलाता था। वहीं जो उरन कुट्टम की अगर हम बात करें तो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी या मंत्री, यानी राज्य का जो सबसे बड़ा मंत्री होता था या अधिकारी कह सकते हैं, वह जो है उरन कुट्टम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी भारत का जो ये किनारा है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है इस क्षेत्र, यानी चोल जो है ये चोलों का क्षेत्र यहाँ रहता है। तो ये जो चोल है यहाँ, चूँकि यहाँ तमिल भाषा यानी तमिल भाषी लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, यानी यहाँ की जो भाषा है वह तमिल है, तो इस वजह से यहाँ जो है जो नाम है, जो शब्द है इस्तेमाल होने वाले वो थोड़ा हमारे उत्तर भारत से अलग रहता है। तो यहाँ इसलिए जो उरन कुट्टम जो है राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी या मंत्री कहिए वो होता था। अब यानी कि राजा के शासन प्रशासन में मदद के लिए, सहायता के लिए सिर्फ मंत्री परिषद की व्यवस्था नहीं की जाती थी, बल्कि कई यानी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करके जो है राजा के राजकार्य में मदद यानी करने का प्रयास किया जाता था। उन प्रशासनिक अधिकारियों को यानी कि दो वर्गों में बांटा जाता था। एक पेरुंदनम, यानी एक पेरुंदनम कहलाते थे और दूसरा जो है शेरुंदनम कहलाते थे। ये जो पेरुंदनम जो अधिकारी होते थे ये उच्च अधिकारी होते थे, यानी दो वर्गों में जो उच्च अधिकारी होते थे वो पेरुंदनम कहलाते थे, वहीं जो निम्न अधिकारी होते थे वह शेरुंदनम कहलाते थे। यानी पेरुंदनम उच्च अधिकारी, उच्च वर्ग के जो अधिकारी हुए वो पेरुंदनम कहलाए, और वहीं जो शेरुंदनम है वह निम्न वर्ग के अधिकारियों को कहा जाता था। और ये जो राष्ट्र है या राज्य है इसे कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटी जाती थी, यानी कि राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाती थी, वहीं जो है कई प्रशासनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी राजा के मदद के लिए। और वहीं जो है यानी कि जो राष्ट्र होता था यानी राज्य होता था उसको कई प्रशासनिक इकाइयों में बांट करके जो है चलाने का प्रयास किया जाता था। और इसमें इन प्रशासनिक इकाइयों में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसे प्रांत या मंडल कहा जाता था, यानी प्रांत या मंडल जो सबसे बड़ी इकाई होती थी। और ये जो प्रांत या मंडल का जो हेड होता था वह राजा का पुत्र होता था या राजा का भाई होता था, यानी राज परिवार का ही कोई सदस्य जो है इस प्रांत या मंडल का हेड नियुक्त किया जाता था, ताकि यानी कि जो राजकुमार जो उत्तराधिकारी होते थे या राजकुमार होते थे वो लोग इसके हेड होते थे, और इस हेड के पद पे वे रहते हुए यानी एक तरह से गवर्नर कह लीजिए, तो इस पद पर रहते हुए जो वह राजकाज किस प्रकार से चलाया जाता है, कैसे शासन प्रशासन को चलाया जाता है, इसकी जो है जानकारी के लिए यानी इसके एक्सपीरियंस के लिए जो है यह इस पद पर उसे बिठाया जाता था। यानी मंडलम का जो हेड होता था वह राजा का पुत्र या राजा के परिवार का ही कोई व्यक्ति होता था, जो कि शासन प्रशासन को सीखने के लिए जो है उसे इस पद पर जो है बिठाया जाता था, ताकि वह जब शासक बने, राजा बने, तो उसे आगे कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो
तो ये प्रांत और मंडलम जो है इसकी यानी प्रशासनिक इकाई की सबसे बड़ी इकाई थी। वहीं जो कोट्टम है यानी कि ये जो प्रांत और मंडल जो होता था, ये प्रांत और मंडल कई कोट्टम में विभाजित होता था। यानी कोट्टम का यानी संभाग या कमिश्नरी के बराबर इसको कह सकते हैं। यानी आज का जो कमिश्नरी जो हम लोग देख रहे हैं संभाग, उसके बराबर ये कोट्टम होता था। वहीं जो ये कोट्टम है यह कई नाडु में विभक्त होता था। यानी प्रांत कई कोट्टम में विभक्त होता था और कोट्टम कई नाडु में विभक्त होता था। और ये जो नाडु है यह जिला के समान होता था। यानी आज का जो जिला हम लोग कह सकते हैं, तो उस जिले के समान जो है ये नाडु होता था। और इसका जो हेड है यह नाटुर कहलाता था। और इसका जो शासन प्रशासन जो है स्थानीय सभा के द्वारा चलाया जाता था। तो यानी कि जो प्रांत है वह कई कोट्टम में विभाजित होता था, कोट्टम कई नाडु में विभाजित होता था, और नाडु जो है कई कुर्रम में विभाजित होता था। आज कुर्रम का अर्थ होता कुछ गांवों का समूह। यानी कि जैसे जनपद काल में हमने पढ़ा था कि कई गांवों के समूह को जनपद कहा जाता था, तो उसी प्रकार यानी कुर्रम जो है जनपद के समान ही कह सकते हैं। यानी नाडु जो है कई कुर्रम में विभक्त होता था और कुर्रम कई गांवों का समूह कहा जाता था। वहीं गांव जो है यानी ये प्रशासनिक इकाई में सबसे निचला इकाई इसको कह सकते हैं। यानी सबसे ऊंचा तो मंडलम हुआ, प्रांत या मंडल जिसको कहते हैं, जिसका जो हेड होता था वह राज परिवार का कोई होता था, चाहे राजकुमार लीजिए या राज परिवार का कोई सदस्य हो। वहीं सबसे जो छोटी इकाई हो गई यह गांव हो गई। और ये सभी जो गांव है यानी यहाँ जो गांव होते थे स्वशासन पर आधारित थी। यानी कि यहाँ पर जो है उन संस्थाओं के ऊपर जो है शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहती थी, जो यानी कि ये स्वशासन पर आधारित रहते थे। यहाँ राजा का कोई भी नियंत्रण या हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। हस्तक्षेप मतलब विशेष परिस्थिति में हस्तक्षेप किया जाता था। अगर कुछ गलत हो, कहीं कुछ अन्याय हो, कुछ ऐसा कार्य है जो संवैधानिक दृष्टि से गलत हो, तो वहाँ पर जो है राजा हस्तक्षेप करता था। नहीं तो पूर्णतः जो है यह जो है स्वशासन पर आधारित, यहाँ के जो गांव थे वो स्वशासन पर आधारित थे। और विशेष जो ग्राम है उसे यानी विशेष जो ग्राम प्रशासन है वहाँ यह पूर्ण स्वतंत्र रहता था। जैसे कि अग्रहार गांव, अग्रहार ग्राम दोस्तों उस ग्राम को कहते हैं जिस ग्राम में मतलब कि उस काल में क्या होता था कि ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर दान देने की प्रथा थी। तो ब्राह्मणों को जो वो पूजा पाठ और दैनिक कर्मकांड वगैरह जो करते थे, तो उसके बदले वहाँ वेतन नहीं दिया जाता था। यानी मुद्रा के रूप में उनका जो है नहीं दिया जाता था। उनके कार्य का जो कहिए कि कार्य के बदले जो दिया जाता है वह मुद्रा के रूप में, पैसों के रूप में नहीं दिया जाता था, बल्कि जो यानी वेतन के रूप में ना दे करके उसे जो है वहाँ उस काल में ब्राह्मणों को जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। और जमीन का टुकड़ा भी ऐसा मीन्स जो कि कर मुक्त हो, यानी जिस पर राजा का कर ना लगता हो। इस प्रकार एक ब्राह्मण के पास धीरे धीरे जो है जमीन के ऐसे बहुत से टुकड़े हो जाते थे उसके जीवन काल में। और उसी प्रकार अनेक ब्राह्मणों के इस प्रकार से ही जो टुकड़े जमीन के मिलते थे शासक के द्वारा, तो ये इस प्रकार से एक ग्राम बन जाता था। तो ये जो ग्राम है इस ग्राम को अग्रहार ग्राम कहा जाता था। तो ये अग्रहार ग्राम जो है यह विशेष ग्राम कहलाते थे। और यह जो है पूर्णतः जो है शासक यानी राजा से स्वतंत्र रहते थे। चूँकि ये कर मुक्त भूमि होती थी तो इस वजह से राजा का जो है यहाँ कोई भी जो है नियंत्रण नहीं रहता था। यानी अन्य गाँव पर तो नियंत्रण थोड़ा बहुत रहता था, किंतु इन गाँव के ऊपर जो अग्रहार ग्राम कहलाते थे उन पर उनका नियंत्रण लगभग नहीं के बराबर रहता था। तो ये इसके ग्राम से संबंधित विशेष जानकारियाँ थी। अब हम लोग जो चोलकालीन प्रशासन है जिसमें कि ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी जो चोलकालीन प्रशासन जो है ग्राम पंचायत के लिए ही यानी स्थानीय स्वशासन के लिए ही जाना जाता है और उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं। यानी हमारे समय में अभी जो हम लोग ग्राम पंचायत देख रहे हैं उसकी जो नींव है इस चोल प्रशासन या चोल काल में ही पड़ी थी। तो उस ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चोलकालीन जो ग्राम प्रशासन है यह जो है दो भागों में विभक्त थी। एक उर कहलाती थी
और एक सभा या महासभा। यानी ये जो ग्राम पंचायत है वहाँ की वह दो भागों में विभक्त थी, एक उर और एक सभा या महासभा। तो ये जो उर थी यह सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। यानी ये जो उर थी, जो दो भाग में ग्राम सभा यहाँ विभक्त थी, तो उसमें जो उर थी यह सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। यानी उसमें जो है सभी प्रकार के लोग शामिल हो सकते थे। वहीं जो सभा या जो महासभा थी यह वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी। यानी ये जो है सभा या महासभा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण सदस्य जो समाज के उच्चतम वर्ग माने जाते थे, उस उच्चतम वर्ग के लोग यानी ब्राह्मणों की ये सभा थी। और यही जो उर है यह सर्वसाधारण यानी अन्य ब्राह्मणों के अलावा जो समाज के अन्य लोग थे वह इसमें इस उर में शामिल हो सकते थे। वहीं सभा या महासभा में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग ही शामिल हो सकते थे। तो ये ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी। चोलकालीन जो ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ जो है ग्राम पंचायत को दो वर्गों में बांटा गया था, एक उर और एक सभा या महासभा, जिसमें उर है सर्वसाधारण लोगों की सभा थी और जो सभा या महासभा है यह वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी। तो आइए हम लोग यानी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को जानने के बाद जो यहाँ की राजस्व व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये जो चोलकालीन प्रशासन थी यानी चोल काल जो है एक विस्तृत साम्राज्य माना जाता है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो चोल जो है यहाँ दक्षिण भारत के लगभग पांड्य और राष्ट्रकूट, पल्लव और जो इतने चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, फिर उड़ीसा का जो ये क्षेत्र है, उड़ीसा के क्षेत्र पर भी वह शासन करता है। सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि ये जो यहाँ पूर्व में जो श्रीलंका जो है वहाँ पर भी इनका शासन रहता है। इसके अलावा जो आसपास के द्वीप रहते हैं उस पर भी इनका शासन रहता है। वहीं जो है उत्तर में बंगाल जो गंगा नदी का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ तक इसका शासन प्रशासन जो है विस्तृत रहता है। यानी एक विशाल साम्राज्य चोलों का रहता है। तो इसमें बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए आय की आवश्यकता बड़े पैमाने पर होती होगी। तो ये जो आय है शासन प्रशासन को चलाने के लिए, ये आय का जो स्रोत है यहाँ भी जो है कृषि ही रहता है। यानी कृषि ही जो है राजा की आय का सबसे प्रमुख स्रोत रहता है। अन्य राजवंशों में भी हमने देखा था कि मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, सभी जगह जो है कृषि ही राजा के आय का मुख्य स्रोत रहता है। तो यहाँ भी जो है कृषि ही जो है राजा के आय का मुख्य स्रोत रहता है। और यह जो कृषि पर जो दर है यानी कर की जो दर है 1/3 रहती है। यानी 1/3 कृषि की उपज का जो तीसरा भाग है वह शासक या राजा को कर के रूप में जनसाधारण से मिलती थी। और ये जो कर है ग्राम सभा के द्वारा एकत्रित की जाती थी। ये ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के द्वारा जो है इस कर को एकत्रित किया जाता था और राजकोष में जो है राजा को दिया जाता था। तो ये ग्राम सभा के द्वारा कर एकत्रित किया जाता था और ये कर की जो दर है कृषि में 1/3 होता है। और वहीं जो है भूमि के माप की इकाई यानी भूमि के व्यवस्थित माप की इकाई भी जो है उसका भी जो आरंभ है इसी काल में होता है। और इस भूमि के माप की इकाई को वेल्ली कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय जो है उस काल में जो भूमि के माप की इकाई के रूप में जो राजा के जो पैर होते थे उसके तलवे का जो है इस्तेमाल नाप के रूप में किया जाता था। उस नाप को ही जो है वेली कहा जाता है। वहीं जो राजस्व विभाग यानी जो राजस्व या कर जो एकत्र करता था उसका जो मुख्य अधिकारी है वार्योपुत्राक कहलाता है। यानी जो राजस्व विभाग का जो हेड होता था, मुख्य होता था, यानी इस प्रशासन का जो अधिकारी होता था यह जो है वार्योपुत्राक कहलाता था।
वहीं जो है तटकर की अगर हम लोग बात करें, यानी कर जो है तटकर, कर का एक रूप जो है तटकर के रूप में होता था। जैसे यहाँ का जो व्यापार है आंतरिक भी होता था और बाहरी भी। आंतरिक व्यापार का तात्पर्य है भारत के क्षेत्रों में, यानी भारत के अंदर जो व्यापार होता था वह आंतरिक व्यापार कहलाता था। वहीं जो विदेशों से जो इसका व्यापार चलता था वह विदेशी व्यापार चलता था। चूँकि यह जो है समुद्री किनारा रहता है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये समुद्री किनारा था, तो इसका विदेशी व्यापार जो है जहाज़ों के माध्यम से होता था। यानी इसके किनारे जो तट पर जो जहाज आते थे व्यापार करने के लिए, उस जहाज़ों पर जो है यह शासक के द्वारा जो है कर लगाया जाता था। और ये जो कर लगाया जाता था जहाज़ों के ऊपर तो वह तटकर कहलाता था। तो यह भी है जो है राजा के राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तटकर के रूप में भी राजा को एक आय प्राप्त होता था, और जो उसके राजस्व का एक हिस्सा कह सकते हैं। वहीं जो है नगरम जो है, नगरम शहरी व्यापारिक समूह कहलाता था। यानी शहर में जो व्यापारिक केंद्र होते थे उन सब का जो समूह है, यानी वो जिस समूह में रहकर व्यापार करते थे वह नगरम कहलाता था। वहीं जो वरीयम की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यापार होते थे, कारोबार होते थे, तो उस वहाँ जो जिस संस्था के द्वारा जो संचालित होता था गांव का व्यापार वह वरीयम कहलाता था। यानी नगर का जो व्यापारिक संघ या समूह था वह तो नगरम कहलाता था, और ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यापारिक समूह था जिसके माध्यम से व्यापार संचालित किए जाते थे वह जो है वरीयम कहलाता था। और ये जो वरीयम है कई भागों में यह विभक्त रहता था, जैसे कि तोट्टा वरीयम। ये तोट्टा वरीयम जो है उद्यान समिति का कहा जाता था। यानी जो बाग बगीचे जो उद्यान होते थे उस काल में, उससे जो व्यापार होते थे उसको तोट्टा वरीयम कहा जाता था। वहीं जो एवी वरीयम की बात करें तो एवी वरीयम तालाब समिति को कहा जाता था। यानी तालाब समिति उस समय जो पानी के जो पानी से संबंधित, जल से संबंधित जो आवश्यकताएं होती थी जनसाधारण की, चाहे वह पीने के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वह कृषि कार्य में इस्तेमाल हो, तो उसका जो यानी वो जो संस्था थी वह एवी वरीयम कहलाती थी। वहीं उदासीन वरीयम की अगर हम लोग बात करें तो उदासीन वरीयम विदेशी समिति कहलाती थी। यानी विदेशी समिति जो होती थी वह उदासीन वरीयम के नाम से जानी जाती थी। जैसे विदेशी व्यापार जो होते थे वह उदासीन वरीयम नामक संस्था के माध्यम से होती थी। तो ये वरीयम से संबंधित यानी गांव के व्यापार से संबंधित जो प्रमुख बिंदु है उसके बारे में हमने जाना। अब हम लोग जो चोलकालीन समाज है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चोलकालीन समाज है दोस्तों, ये दो प्रमुख वर्गों में विभक्त थी। यानी हमने लगभग जो है वैदिक काल से हम लोग देखते आ रहे कि समाज जो है चार वर्गों में विभक्त थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर भी ये वर्ग समाप्त नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दो वर्गों को, यानी कि जो चार वर्ग हम लोग देखते आ रहे थे वह यहाँ चार वर्ग उपस्थित तो रहता है, लेकिन यहाँ दो वर्गों को मुख्य रूप से प्रधानता मिलती है। यानी एक वर्ग में ब्राह्मण आ जाते हैं जो कि वैदिक काल से सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च माने जा रहे थे। यहाँ पर भी जो है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता रहती है, किंतु इसके बाद यानी ब्राह्मण एक वर्ग में आ जाते हैं, इसके बाद जितने वर्ग है वह जो है दूसरे वर्ग में आ जाते हैं। यानी मूल रूप से है दो ही वर्ग का अस्तित्व यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी यहाँ रहते हैं, लेकिन ये जो है सब जो है दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं। यानी ब्राह्मण जो है वह प्रथम श्रेणी में रहता है। यानी कि चोलकालीन समाज दो प्रमुख वर्गों में विभक्त रहता है, और ब्राह्मण जो है यह सबसे ऊंचा वर्ग रहता है, और उसके बाद कृषक वर्ग रहता है जो बल्लाल के नाम से जाना जाता है। यानी बल्लाल कृषक वर्ग कहलाता है। वहीं परैया की अगर हम लोग बात करें तो अछूत वर्ग, यानी समाज का जो सबसे निम्न वर्ग रहता था, जो सबसे निम्न कार्य करने वाले होते थे, मीन साफ सफाई वगैरह जो करने वाले होते थे, वो परैया के नाम से जाने जाते थे। यानी अछूत लोग जो है वो परैया के नाम से जाने जाते थे। अब स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं, यानी समाज में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सती प्रथा थी,
यानी सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ जो है देवदासी प्रथा भी थी। दोस्तों इस काल में या क्या होता था कि जो मंदिर में जो देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है तो कहा जाता था कि ये मूर्तियों की सेवा के लिए, यानी उनके अनुसार जो है मूर्तियों में भगवान विद्यमान रहते हैं और उस भगवान के मनोरंजन के लिए जो मंदिर में नृत्य और गायन क्रियाएं की जाती है। यानी इन मंदिरों में जो है लोग अपनी पुत्रियों को दान में दे दिया करते थे, यानी भगवान की सेवा के लिए वो नृत्य और गायन इन मंदिरों में करती थी। तो ये ही जो प्रथा है यह देवदासी प्रथा कहलाती है। तो यहाँ इस समाज में जो है यहाँ स्त्रियाँ यानी बालिकाओं को देवदासी के रूप में मंदिर में दान देने की प्रथा थी। वहीं जो है स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो यहाँ स्त्रियों की स्थिति लगभग, यानी सती प्रथा देवदासी प्रथा के अलावा जो है लगभग स्त्रियों की स्थिति जो ठीक ठाक थी। यहाँ पर जो है स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी था और कई ऐसी महिलाएं स्त्रियां हुई है जो विदुषी यहाँ पर पाई गई है, यानी कि शिक्षा का अधिकार था। इस वजह से जो है यहाँ विदुषी महिलाएं देखने को मिली है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी। वहीं जो है प्रशासनिक यानी प्रशासन के उच्च पदों पर जो है स्त्रियों को भी स्थान दिया जाता था। यानी प्रशासनिक जो उच्च पद थे, जो प्रशासनिक पदों की का सृजन किया गया था राजा की सहायता के लिए, तो उन प्रशासनिक पदों पर यानी उच्च पदों पर भी जो है स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति जो है यहाँ अच्छी थी। वहीं सैन्य प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो सैन्य प्रशासन जो है यहाँ चूँकि यहाँ सेना विशाल थी, साम्राज्य विस्तार था तो सेना भी विशाल थी। यहाँ हाथी सेना भी है, यहाँ घुड़ सेना भी रहती है, यहाँ पैदल सेना भी रहती है। यानी हाथी सेना, घुड़ सेना और पैदल सेना तीनों सेना वहाँ मौजूद रहती है। वहाँ रथ सेना भी रहती है। वहीं जो है यहाँ शक्तिशाली जल सेना रहती है। यानी चूँकि यह तटीय क्षेत्र रहता है, बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, किनारा है, ये चोलों का साम्राज्य रहता है, तो यहाँ जो है यह सैन्य प्रशासन में शक्तिशाली जल सेना देखने को मिलती है। और इस जल सेना के आधार पर जी यह श्रीलंका से लेकर इसके आसपास के द्वीप और जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों पर भी जो है इसका चोलों का शासन प्रशासन कायम रहता है। तो इसीलिए जो है इसे बंगाल की खाड़ी यानी चोलों का झील कहा जाता है बंगाल की खाड़ी को, क्योंकि इन्होंने जो है लगभग छोटे बड़े सभी द्वीपों को यहाँ जीत रखा था, इस पर अपने यानी कि जीत का झंडा गाड़ रखा था। तो इस वजह से जो है ये बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता है। अब हम लोग इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, यानी यहाँ किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था था इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अन्य साम्राज्य के समान ही जो है यहाँ पर भी जो है न्याय व्यवस्था पूर्णतः जो है राजा के हाथ में रहता है। यानी सेना का और न्याय का जो प्रधान होता है वह राजा ही होता है। यानी अंतिम न्याय जो है वह राजा के ही हाथ में होता है। किंतु न्याय के और भी स्रोत थे, यानी कि न्याय को अन्य स्रोतों, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में भी न्याय का निपटारा किया जाता था, न्याय संबंधित कार्यों को निपटाया जाता था। किंतु अंतिम जो न्याय है वह राजा के द्वारा ही किया जाता था। और यहाँ पर जो है न्याय आर्थिक, यानी न्याय में जो दंड जो दिया जाता था वह आर्थिक भी होता और सामाजिक भी होता था। आर्थिक यानी कि हर्जाना के रूप में अगर कोई व्यक्ति गलत पाया गया, उसके कोई कार्य अनैतिक है या फिर वह नियम के विरुद्ध है, तो उसे जो है दंड के रूप में आर्थिक दंड में हर्जाना दिया जाता था। वहीं अगर सामाजिक दंड की बात करें तो इस सामाजिक दंड में जो है वह समाज से बहिष्कृत किया जाता था, या कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्य होते थे, पर्व त्योहार, तो उससे कुछ समय के लिए यहाँ यानी दंड पाने वाले जो व्यक्ति होते थे उसको बहिष्कृत किया जाता था। इस प्रकार जो है यानी आर्थिक और सामाजिक दंड के रूप में जो है शासक या राजा जो है न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता था।
तो ये थे दोस्तों चोलकालीन प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिससे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे प्रश्न बनते हैं। यह जो है पीटी और मेंस दोनों के लिए यह जो है टॉपिक, यह जो चैप्टर है महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले क्लास में हम लोग जो है जो कनौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, उस त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से वो भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। उसके बाद जो है हम लोग मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।